अच्छा जी, नंबर पैटर्न्स का हम चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। नंबर पैटर्न, ये नंबर सीक्वेंस जो भी कहें हम इसको, नंबर सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर हमारा चल रहा था, इसी कंटिन्यूएशन है। आज क्वेश्चन नंबर 16 से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Counters are used to make patterns as shown above. Pattern 1 contains 6 counters. The number of counters needed to make each pattern, the number of counters needed to make each pattern form a sequence. ठीक है, write down the first 4 terms of this sequence. ओके, फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखनी है। अब ये देखो, ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं, इसके अंदर पहले पैटर्न में कितने वो हैं, काउंटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। पहले पहले पैटर्न में 6 हैं। दूसरे पैटर्न में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे में 10 हैं। तीसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। समझ आ रही बात? ये एक सीक्वेंस बन रही है। पहले पैटर्न में 6 हैं, फिर 10 हुए, फिर 14 हुए। तो अब नेक्स्ट में क्या होने चाहिए? सीक्वेंस को रीड कर सक रहे हैं आप लोग को? समझ आ रहे हैं बात? 18। हाँ, अगला क्या होगा? ये 18। 4 4 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 4 बढ़ते जा रहे हैं। अगला जो है वो है 18, 18 यानी कि। फिर आते हैं पार्ट बी। द नंबर ऑफ काउंटर्स नीडेड टू मेक अ पैटर्न n इज an plus 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ n। टर्म n इज इक्वल्स टू an plus 2। ये इन्होंने बताया मैंने, फॉर्मूला दे दिया इन्होंने। अब एक ही वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला खुद दे दिया इन्होंने। तो अब एक तरीका तो ये है कि या तो हम फॉर्मूला बना लें। इसका फॉर्मूला वैसे होना क्या चाहिए? टर्म n इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट n माइनस 1, क्योंकि ये एक एरिथमेटिक सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था जब कॉमन डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कितने का है इसके अंदर? कॉमन डिफरेंस है 4 का। जब भी कॉमन डिफरेंस होता है तो वो एक एरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है, प्लस डिफरेंस कितना है? 4 का है, ब्रैकेट n माइनस 1। ये टर्म n का फॉर्मूला बन गया। 2 प्लस 4n, ये बन गया हमारा। मतलब उसको मैं यूं भी कह सकता हूँ 4n प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू ऑब्वियसली 4 होगी। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया था? an प्लस 2, और हमारा आया 4n प्लस 2। इसका मतलब है a की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है ना बच्चों? समझ नहीं आया। देखो, टर्म n का फॉर्मूला हमने बनाया। जब टर्म n का फॉर्मूला बनाया तो हमारा आंसर क्या बना? 4n प्लस 2। और क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि टर्म n का फॉर्मूला क्या है? an प्लस 2 है। इसका मतलब a की वैल्यू 4 हो गई ना। ये देखो, a की जगह 4 आ रहा है क्वेश्चन आंसर में। तो ये a प्लस डी कहाँ से आ गया? ये एरिथमेटिक सीक्वेंस का वो है ना, रूल है ना। जब भी ये कॉमन डिफरेंस होगा ना, ये 4 4 का ऐसे फर्क आ रहा है। जब भी ये 4 4 4 का फर्क आ रहा होता है, किसी भी फिक्स नंबर का डिफरेंस आ रहा हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, टर्म n इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट n माइनस 1। ये पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, लास्ट 2 क्लासेस में, ठीक है ना। जब भी ये ऐसा होगा कि कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b n माइनस 1। जिसमें से a क्या होता है? a फर्स्ट टर्म होती है, और जो है कहते हैं d कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अली रजा, ये आज का पहला ही क्वेश्चन है। ओके, मैरी हैज 500 काउंटर्स। शी यूजेस एज मेनी ऑफ दीज काउंटर्स एज शी कैन टू मेक वन पैटर्न। गिवन दैट दिस पैटर्न इज m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मैरी के पास जो है ना 500 काउंटर्स हैं। तो बताओ कि कौन सी टर्म मैक्सिमम जो है वो, मतलब इसको बहुत बड़ी टर्म बनानी है, मतलब कौन सी सीक्वेंस ऐसी होगी कि जो ये बना सके। देखो, पहली में 6 हैं, फिर 10 हैं, फिर 14 है, बढ़ते 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 आखिर में मैक्सिमम 500 से पहले पहले वाली टर्म कौन सी होगी। तो हम एक काम करते हैं, टर्म n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? 4n प्लस 2 ना। 400। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम 500 रख देते हैं यहाँ पर। 500 इक्वल्स टू 4n प्लस 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा n की वैल्यू क्या है। 500 माइनस 2 करेंगे इक्वल्स टू 4n। तो ये 498 इक्वल्स टू हो जाएगा 4n। n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 498 अपॉन 4। क्या आएगा? 498 अपॉन 4 करेंगे तो कुछ डेसिमल में शायद आएगा। 498 अपॉन 4 ये आ रहा है 124.5।
अब 124.5 तो नहीं, n की टर्म, n की वैल्यू कोई होल नंबर में हो सकती है, 125 यानी कि 125 नहीं करेंगे। बात ये है मेरे को 500 काउंटर हैं, 500 काउंटर में 124 टर्म्स, ये पैटर्न पूरे हो रहे हैं और आखिरी पैटर्न आधा हो रहा है, तो आधा पैटर्न तो नहीं बनाएंगे ना। मैं क्या करूंगा, 124 ही बना लूंगा पैटर्न। 125 पैटर्न बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 थोड़े से और ज्यादा चाहिए होंगे, एक दो और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे काउंटर्स, तो वो नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ना n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है दिस पैटर्न इज m, अच्छा इसका नाम m दे दिया, तो m इज इक्वल्स टू 124, मैंने भी कहा 124। एक दो बार फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ, एक दो बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं मैरी के पास 500 काउंटर्स हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि ना कहते हैं शी यूजेस एज मेनी ऑफ दीज काउंटर्स टू मेक वन पैटर्न। मैरी के पास 500 काउंटर्स हैं, इसको एक पैटर्न बनाना है, ठीक है, इतना मैक्सिमम जितना बड़ा बन सकता है वो बनाना। तो अब 500 ऐसा पैटर्न बनाने से पूरे 500 काउंटर इस्तेमाल हो जाए। अब 500 काउंटर इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूंगा, टर्म एन की जगह 500 रख दूंगा, ठीक है। और इन्होंने बोला है दिस काउंटर, इस काउंटर का नाम जो है इसकी क्या है, दिस इज पैटर्न एम, तो एन की जगह जो है एम डाल दूंगा। यहाँ से थोड़ा दोबारा सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टर्म एन की वैल्यू जो है वो क्या है, 4n+2 है। अब इसकी जगह 500 डाल दूंगा और n की जगह मैं m डाल दूंगा, ओके। इन्होंने बोला दिस, यहाँ बताया हुआ है दिस इज पैटर्न m, ठीक है। 500 इज इक्वल्स टू 4m+2। मतलब ये कि मुझे ये देखना है कौन से नंबर की पैटर्न ऐसा होगा इसमें पूरे 500 कंज्यूम हो जाएंगे काउंटर्स। इसको वहां ले जाके माइनस किया, 498 इज इक्वल्स टू 4m आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 498/4, यानी कि 124.5, ये m की वैल्यू हो रही है। मतलब ये मैं पैटर्न बनाते जा रहा हूँ, मैक्सिमम जो है ना 124 पैटर्न पूरे बन जाएंगे, और 125 का जो पैटर्न है, आखिरी जो लास्ट पैटर्न है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकेगा, 124.5 पैटर्न्स बन सकेंगे। तो हम आधा पैटर्न नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम 124 ही बना देंगे पैटर्न्स, 124 m की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी काउंटर्स आर नॉट यूज्ड। अब कुछ काउंटर क्योंकि बच जाएंगे, जो आधा पैटर्न हमने छोड़ दिया है, कुछ काउंटर्स बच जाएंगे। बचे हुए काउंटर्स कैसे निकालेंगे, हम ये देखते हैं, tn इज इक्वल्स टू, ये 4n+2 का फॉर्मूला था ना। अब इसके अंदर अगर मैं n की जगह 124 डाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने काउंटर इस्तेमाल हो गए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 124, 496+2, यानी कि 498 काउंटर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो गए हैं। टोटल थे कितने, 500, 498 इस्तेमाल हुए, इसका मतलब है 2 काउंटर्स आर लेफ्ट, आर नॉट यूज्ड, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, हमने 124 पैटर्न बनाया, हमने बोला मैक्सिमम सबसे बड़ा पैटर्न बन सकता है ना 500 काउंटर्स में से, वो 124th पैटर्न बन सकता है। अब मैंने ये चेक किया कि इस 124th पैटर्न में कितने जो है वो काउंटर्स यूज हो गए, तो n की जगह 124 डाल दिया, तो आंसर जो आया वो आया 498, ठीक है। मतलब 498 काउंटर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब 500 में से 498 माइनस करूंगा, 2 काउंटर ऐसे हैं विच आर नॉट यूज, जो जाया हो गए, ठीक है, नहीं यूज हो सके। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, वन बाय वन रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ लें। जी अंश, आप कुछ कह रहे थे। सर इधर पार्ट सी में आपने TN4n+2 लगाया, तो इधर सर A+D क्यों नहीं लग सकता? बेटा A+D लगा है ना, ऊपर वाले पार्ट में A+D हम लगा चुके थे ना, उससे हमें ये मिल गया था ना कि 4n+2। A+D में भी तो मेरा मतलब कि डायरेक्ट A+D नहीं लगा सकते हाँ, सर, डायरेक्ट A+D नहीं लगा सकते। बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, मतलब पहले आप A+D n-1 निकालोगे तो बनेगा तो यही ना। फर्स्ट पार्ट में जब ये आपने बना दिया फॉर्मूला, तो अब ये इसी को आगे इस्तेमाल करो ना, आसानी हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में उसने आपको बात तो सेम ही होगी ना। उसने आपको सॉल्व तो करा लिया ना आपसे एक दफा। अब आप अगले पार्ट में आपको नहीं जो सर, है मैंने वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। सर सर मैंने वो A+D से किया, आंसर मेरा सेम आ रहा है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो फर्स्ट पार्ट में जब A+D कर लिया ना, तो आगे जो है अब वापस से शुरू से नहीं करो, जितना काम कर लिया उसको यूज करो, ठीक है। हाँ जी, किसी और क्वेश्चन है। सर ये पार्ट से रिपीट कर दें एक बार। देखो पार्ट सी के अंदर है ना, उन्होंने बोला है कि आपको एक पैटर्न बनाना है जिसमें इनके पास पार्ट 500 काउंटर्स हैं,
अब एक पैटर्न ऐसा बनाना है जिसमें मैक्सिमम काउंटर इस्तेमाल हो इस 500 में से। मैंने क्या किया, मैंने रख दिया TN की जगह ही 500 रखी है। मैंने कहा चलो एक काम करते देखते हैं पूरे 500 काउंटर इस्तेमाल हो जाए, कोई ऐसी ऐसी टर्म हमें पता चल जाए। तो हमें पता चली कि भाई 124.5 टर्म्स, मतलब 124 टर्म्स पूरी हो जाएंगी और 125 वाली आधी बन जाएगी, तो क्या होगा, पूरे 500 काउंटर्स यूज होंगे। लेकिन आधी टर्म तो हम नहीं बनाएंगे, हम जाहिर सी बात है पूरी टर्म्स बनानी है ना, 124 बनाएंगे हम, तो m की वैल्यू हो जाएगी 124। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ने पूछा है कि हाउ मेनी काउंटर्स आर नॉट यूज्ड। तो अब मैंने n की जगह 124 डाल के निकाला कि भाई ये 124 जो पैटर्न है इसमें कितने काउंटर इस्तेमाल हुए हैं। पता चला 498 काउंटर्स यूज हो गए। तो कितने काउंटर्स नहीं यूज हुए, 500 में से माइनस कर दिए, 2 काउंटर्स बच गए थे, वो यूज नहीं हुए। सही है। Now let's move on to the next question. ये बुक यही है ना? लास्ट बुक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 19 देखें पहले। पार्ट बी के लिए हमजा आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो शुरू से ना। A series of diagram using 3 types of triangle is shown below. The triangles are gray, white or black. Complete the column for diagram 4. अच्छा जी, अब ये देखो ये पैटर्न जरा रीड करने की कोशिश करो। ग्रे ट्राइंगल्स का जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है, देखो 2 4 6, तो अगला क्या होगा, इंक्रीज बाय 2 है, अगला 8 होगा, 8 और 10। ठीक है। उसके बाद एक ही बंद फिल करने को बोला, डायग्राम 4 की बात की, ये खाली बॉक्स ऐसे ही छोड़ा हुआ है। फिर व्हाइट के लिए 1 4 9, इसमें क्या होगा नेक्स्ट, 7 नहीं, देखो क्या हो रहा है, और से देखो 16 16 नीचे देखो, नीचे देखो, देखो 1 4 16 9 16 होगा, क्यों? स्क्वायर हो रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर। पहले में 1 का स्क्वायर है, सर दूसरे में 4 का 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा जी। सर मैं ये कह रहा था कि जरूरी है कि हम स्क्वायर से देखें, ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब पहले हमने 3 प्लस किए फिर हमने 5 प्लस किए फिर आगे अगर हम 7 प्लस देखो कर ये दें पैटर्न तो ऐसे भी बन तो ना, सोचा जा सकता है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले कितने प्लस हुए, 3, फिर 5 प्लस हुए, अब कितने होंगे, 7 प्लस होंगे, ठीक है। इसके बाद 9 प्लस होंगे, 25 आ रहा है, सही है ना, बन रहा है, ये भी सीक्वेंस बन रही है। अच्छा अब नेक्स्ट है ब्लैक ट्राइंगल्स। ब्लैक में क्या हो रहा है, 0 के बाद 2 है, फिर 6 है, अब आखिर बार 4 वाले में काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं। दिख तो रहा है ना, मैं डायग्राम ऊपर दी हुई है, क्योंकि कोई सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही इतनी जल्दी अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, बाय कंसीडरिंग द नंबर पैटर्न इन द टेबल फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर x y एंड z। अब एक्सप्रेशंस बताना है। पार्ट ए तो हमने कर लिया, पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट बी में ये एक्सप्रेशंस बताने में बच्चे फंस जाते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है ना ये पार्ट ए कर लेते हैं लेकिन एक्सप्रेशन बताने में फंस जाते हैं। अब देखो एक्सप्रेशन में क्या होगा, मैंने आप लोगों को ये बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कई दफा, आप दोबारा बता रहा हूँ। पहले तो आप ये देखोगे कि अगर जो है ना एरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर एरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो आपके लिए आसान है, a प्लस डी ब्रैकेट n-1 लगा दोगे आप, टर्म n का फॉर्मूला, सही है ना। अब देखो क्या ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है, जरा देखो एरिथमेटिक सीक्वेंस कब होती है, जब एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, दो बढ़ रहे हैं, 2 बढ़े, फिर 2 और बढ़े, फिर 2 बढ़े, इसका मतलब है ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो एरिथमेटिक सीक्वेंस में हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है, a प्लस डी ब्रैकेट n-1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली मेरी 2 क्लासेस नहीं ली हैं उनको मुश्किल हो रही होगी अभी समझने में, लाजमी पिछली क्लास का वीडियो देखें, उसके बाद ये समझ आएंगी सारी बातें। बहुत डिटेल में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है अरिथमेटिक के ऊपर, ठीक है। ब्लैक ट्रायंगल्स का हम ये कर सकते हैं कि 2 जो ग्रे ट्रायंगल्स हैं प्लस उसमें 0 है तो 2 प्लस 0 फिर आगे वाले 2 आए, 4 बेटा आपकी प्लस आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज बी अ लिटिल लाउडर।
सर मैं बोल रही हूँ कि हमारे ग्रे ट्रायंगल अगर इसमें है 2 और ब्लैक ट्रायंगल 0 है तो 2 + 0 फिर आगे 2 आया है, फिर 4 + 2 फिर 6 आया है, फिर 6 + 6 and 12। लास्ट वाली लाइन की बात कर रहे हो आप, ब्लैक ट्रायंगल? जी ठीक है, जी जी। हाँ कर सकते हैं। आपने क्या बोला कि पहले 2 + 0 फिर 2 आया आगे, फिर 4 + 2 then 6, 6 + 6 then 12। ये भी कर सकते हैं। ये मतलब ग्रे और ब्लैक। मतलब ये कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 + 0 2 आ रहा है, फिर 4 + 2 6 आ रहा है। इस तरह से भी हो सकता है। वो ब्लैक के ऊपर लिए ना, अभी तो पहले हम अभी ग्रे के लिए कर रहे हैं। इससे पहले ना ग्रे के लिए तो जी जी अरिथमेटिक सीक्वेंस लगानी है हमें, ठीक है। ग्रे ट्रायंगल्स के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस लगानी है, तो x = a + d ब्रैकेट n - 1। ग्रे ट्रायंगल्स को नाम इन्होंने दिया है x का, ठीक है। a क्या है? फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है 2 प्लस डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 2 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस 2 आ गया ब्रैकेट n - 1। तो ये होगा 2n हो गया, x = 2n, ठीक है। ये पहली टर्म पहले ही को बन गई। x के लिए लिखा हुआ है ना, फाइंड इन टर्म्स ऑफ n एक्सप्रेशन फॉर x, x = 2n हो गया। अच्छा, अब हमें y के लिए करना है। y = क्या होगा? n²। देखो y के अंदर क्या हो रहा है? स्क्वायरिंग हो रही है। ये डायग्राम जो है ना, ऊपर जो डायग्राम दी हुई है, डायग्राम ये n है, ठीक है। तो अगर मुझे y निकालना है तो क्या होगा? n का स्क्वायर, मतलब जो भी ऊपर नंबर है, डायग्राम में 4 है तो 16 हो जाएगा, डायग्राम 3 है तो 9 हो जाएगा, डायग्राम 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर डायग्राम 5 हो तो ये 25 हो जाएगा। तो मतलब y = क्या हो गया? n²। डायरेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है ना अरिथमेटिक सीक्वेंस में फॉर्मूला लगता है, बाकी सब में डायरेक्ट आंसर देना होता है। और लास्ट z के लिए क्या है? लास्ट के लिए अगर आप देखो तो क्या सीक्वेंस बन रही, कोई समझ आ रही बात आपको? एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही है, अगर सीक्वेंस जरा यूं देखें कि जो है ना क्या कहते हैं, अगर मुझे 12 निकालना है तो ये 4 × 3 हो रहा है, ठीक है ना। उससे पीछे जाते हैं तो 2 × 3 6 आ गया। उससे पीछे जा रहे हैं 2 × 1 ये आ गया। तो इसका मतलब है कि z = क्या होगा? n × n - 1। z क्या होगा? n × n - 1। कैसे n × n - 1? कि जैसे ये देखो, ये है यहाँ पर, अगर मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो 4 × 3 यानी कि 12 बन रहा है। अब 4 जो है वो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? उसके एक पीछे वाली टर्म से, मतलब एक कम करके। सर इसमें एक और सीक्वेंस जो लग रही है वाइट ट्रायंगल से, अगर इसको मैच करें तो। हाँ, व्हाइट ट्रायंगल से अगर मैच हो गया, आपको समझ आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। व्हाइट ट्रायंगल से क्या है? 1 - 0 0 फिर 4 में से -2 तो 2 और मतलब 9 आप में यूं से कर रहे हो, 0 अच्छा हाँ, ऐसे भी हो सीक्वेंस चल सकता रही है, है। ऐसे भी हो सकता है, मतलब 1 - 1 0। दूसरा क्या है? 4 - 2 2, सही है। 9 - 3 6, 16 - 4 ये भी सही है। z निकालने का एक और तरीका भी है। z = क्या हो रहा है? y - x। ऐसे भी हो सकता है। y की वैल्यू क्या है? n² है, माइनस x की वैल्यू क्या है? 2n है। यही बन, ठीक है। नहीं, लेकिन ये वाली नहीं, ये वाली देखो आखिर तीसरे वाले में अप्लाई नहीं हो रही है बात। क्या नाम है, किसने बताया था ये आंसर अभी? अली। अली देखो, ये वाली बात आप जो कह रहे हो ना, ये सब में अप्लाई नहीं हो रहा है। ये देखो, ये 2 - 1 हो रहा है। कैसे खाऊंगा खाऊंगा कैसे चलो तुम पहले कर लो काम। अच्छा, ये आप वाइट से आप n को कंपेयर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। z = y - n, ये हो सकता है। तो y की वैल्यू क्या है? n² है, n² - n। इस तरह से ये रूल बन सकता है। n कॉमन ले लो तो वापस से वही आ गया जो मैंने लिखा है ऊपर, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से भी कर सकते हैं इसको हम। मतलब ये है कि हमें ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है
मैंने एक तरीके से आइडेंटिफाई किया, अली रजा ने किसी और तरीके से किया, दोनों का आंसर फिर भी सेम आया। ठीक है ना, मैंने इस तरह देखा कि यार ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो मैंने क्या किया, n मल्टीप्लाई बाय n-1। अच्छा, इन्होंने बताया, इन्होंने कहा सर अगर आप यूं देख लें तो यूं भी सीक्वेंस बन रही है कि 16 - 4 कर दें, 9 - 3 कर दें, 4 - 2 कर दें, ऐसे ही बन रही है सीक्वेंस। ठीक है ना, यस। अच्छा, दुआ ने भी यही बताया था 5 - n। ठीक है, मैंने अभी चैट देखी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आ रहा है। देखो इसका z = n² - n भी आ रहा है, और n वापस एक कॉमन लेंगे तो भी यही आ जाएगा। y कैसे आया यार? y के लिए देखो हमजा, सिंपल सी बात ये है कि आप ये देखो, ये वाइट ट्राइंगल है ना, ये n² हो रहा है इसमें, देखो स्क्वायरिंग हो रही है, पहला वाला 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, देन 4 स्क्वायर, तो इसका मतलब y = n² हो जाएगा। आप लाजमी पिछले वाले लेक्चर की वीडियो देख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चन में बात की है। z निकालने के काफी सारे मेथड्स हैं, किसी तरीके से भी आ जाएगा, आंसर सही होगा, मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बेसिकली देखो ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मतलब ऐसा नहीं है मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, डायरेक्ट हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा मेंटल मैथ्स है इसमें, वर्किंग भी नहीं, डायरेक्ट आंसर अक्सर देना होता है। ठीक है ना, क्लिक कर जाता है, आपको बस सीक्वेंस को बड़ा गौर से रीड करना है आपने, कि किसी तरीके से आंसर लेकर आना है। सही है ना। 20 का पार्ट ए, the nth term of the sequence is, मतलब term and nth term को इस तरह लिखते हैं, term n = 7 - 2n। write down the 23rd term in this sequence। 23rd term मतलब term 23 निकालनी है, 7 - 2 × 23, 7 - 46, यानी कि आंसर आ जाएगा -49। -39। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट बी पर। The first 5 terms of another sequence are, एक दूसरी सीक्वेंसेस की फर्स्ट 5 टर्म्स हैं 4, 7, 10, 13, 16। write down an expression in terms of n for the nth term of this sequence। अब ये क्या है, पहले तो ये देख लो, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है? अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होगी? इसमें एक फिक्स नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। देखो कितने का गैप है, 4 और 7 में, 3 का, 7 और 10 में भी 3 का, तो दोबारा मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस इसका मतलब है ये। जैसे ही ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो आप क्या करोगे, a plus d multiplied by n-1, Tn = a plus d bracket n-1, where a is the first term and d is the common difference। The first 5 terms of another sequence are, अब दूसरी एक और सीक्वेंसेस की फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हैं? देखो 4, 7, 10, 13, 16, ये चल रही है यही वाली, और डिनोमिनेटर में क्या है 1, 4, 9, 16, 25। राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। सर स्क्वायर हो रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है, और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ये वाली टर्म चल रही है, ये जो अभी हमने निकाली है अरिथमेटिक। तो 16 के बाद अगला क्या होगा, 19 होगा, 3 और बढ़ जाएंगे तो, और अपॉन क्या होगा 36। तो 19/36 हो जाएगा। पार्ट बी में इसका एक्सप्रेशन देना है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब एक्सप्रेशन कैसे देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 + 3n आएगा, मतलब यही वाली टर्म चाहिए ऊपर तो, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है n², डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो रहा है, तो बस ये इसका nth टर्म बन गई। सर 1 + 3n क्यों हुआ? 1 + 3n जब भी निकाला है हमने, क्योंकि ये ऊपर 4, 7, 10, 13, 16 की टर्म जो चल रही है इसकी, उसका हम निकाल चुके हैं ना nth टर्म, 1 + 3n यही चल रहा है। देखो 4, 7, 10, 13, 16, और अपॉन में क्या चल रहा है n²। ओके सर।
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टेबल वाले कर लेते पहले सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन रीड करो पहले, 2 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, दिमाग लगाओ, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग में आंसर्स प्रिपेयर करो उसके। पंद्रह तारीख से खुलेगी क्या कोचिंग? इंशाल्लाह 100% दे दूंगा। होंगे। पक्का? कोई चांस नहीं कैंसिल हो जाए? हम तो बड़ा हो रहा है पेपर ना देने का। अच्छा बच्चों, क्या है, देखो ये रोज दी हुई है आपको, ठीक है। हर रो के अंदर जो है, जैसे पहली रो में क्या है, दो दोनों तरफ 1 है बॉडी गार्ड के तौर पे, और बीच में 2 है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना, फिर सेकंड रो में क्या रहा है, 2 2 है, बीच में 3 है, फिर बाकी 2 2 के बीच में भी 3 है, एंड सो ऑन, ये से चल रहा है। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ नंबर्स इन द रो 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, इसका मतलब 2 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी 11 2 2 बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगी, 11 सही है। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या हो रहे हैं, 30 4 बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 30 8 बढ़ रहे हैं, फिर 12 बढ़ रहे हैं, 30 तो अब कितने होंगे, ये 16 बढ़ेंगे ना, नहीं 36। 36 कैसे? आप देखो जरा गौर से, एक मिनट एक मिनट, पहले 4 बड़े फिर 4 में 2 एक बड़े। मिनट एक मिनट एक मिनट, सब खामोश हो जाओगे तो मैं बोलूंगा ना कुछ। देखो पहले कितने बढ़ेंगे, 4, 30 नहीं होगा। एक सेकंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ। पहले 4 बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कितने बढ़े, 6, 4 में 2 फिर उसके बाद 8, तो अब 10 बढ़ेंगे, 30 सॉरी, 30 ये लो बोलो। साथ साथ बोल रहे हो ना, इससे भी गलती करवा दी। मैं आपसे पहले ही बोल दिया 30। सब्र तो रखो थोड़ा सा, मुझे तो करने दो। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, आर। 49 60 अच्छा, अब क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर सीक्वेंस क्या चल रही है, 8 बढ़े पहले, फिर 12 बढ़े, पहले 8 बढ़े, फिर 12 इंक्रीज हुए, फिर उसके बाद 16 इंक्रीज हुए, इसका 18 इंक्रीज 38 20 इंक्रीज होंगे, 20 इंक्रीज होंगे, 6 स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर एस सर का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हो रहा ऊपर, बहुत जैसे सारे कि तरीकों से देख प्रोडक्ट। सकते हैं बेटा इसको, काफी सारे इसके लिए जो है ना, क्या कहते हैं, मतलब आप वो कर सकते हो, कहीं ना कहीं से आपने कनेक्शन आना, ये तो सबसे आसान है। देखो ये डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इस तरह भी देख सकते हैं हम। तो ये 30 है, 30 का डबल हो जाएगा 60, वेरी गुड, ये भी सही है। और फिर लास्ट में क्या हो रहा है, 2 मरतबा 2 आ रहा है, फिर 2 मरतबा 4, तो अब 2 मरतबा 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी 6 है। फिर पार्ट बी, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर x, y एंड z। x, y और z, इन तीनों के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, क्योंकि इसके बाद ये जो s वाला है, इसका तो एक्सप्रेशन बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। x, y और z का एक्सप्रेशन बनाना है, तो x के लिए क्या होगा, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, a प्लस b ब्रैकेट n माइनस 1। सर ये आर कैसा है? आर जो है वो डबल है ना इसका, देखो ये बीच वाले का क्यू का डबल होगा, क्यू 30 आया तो ये 60 आ रहा है, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है। तो a जो है वो 3 है, डिफरेंस 2 है,
ये x की वैल्यू आ गई। अब आते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, y का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा y का? y में जो है अगर हम y के लिए अगर हम सीक्वेंस देखें, पहले जो है 4 प्लस हो रहे हैं, फिर उसके बाद 8, फिर पहले 4 प्लस हुए, फिर 6 प्लस हुए, उसके बाद 8 प्लस हुए। ठीक है ना? तो अब इसके लिए हमें कोई एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन बनाना है। देखो रिलेशनशिप कुछ देख लेते हैं। इस तरह कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ, देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, इस तरह से चलेगा ये। ठीक है ना? यानी कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, ये y की सीक्वेंस बन सकती है। एक दो बार फिर से बता दो। देखो पहला वाला 2 कैसे बना? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। दूसरा वाला 6 कैसे बना? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके। फिर 12 कैसे बना? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करके। उसके बाद 20 कैसे बना? 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अगला जो है वो क्या है? 30 कैसे बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करके। यानी कि y कैसे बनेगा? n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 करके। ठीक है? उसके बाद z है। z जो है वो क्या है? वो तो इसका y का डबल है। z जो है y का डबल है, 2y है। तो z इज इक्वल्स 2 टाइम्स और n इनटू n प्लस 1, ये z हो गया। ठीक है? हुज़ैफा आपकी बात भी सही है, n स्क्वायर प्लस n 1 n भी हो जाएगा। सर y समझ नहीं आया कैसे निकला। देखो y के लिए मैं एक दफा फिर से बता दूं। y के लिए देखो एक सीक्वेंस मैंने आपको बताई। देखो ये पैटर्न क्या चल रहा है y के लिए। ये पहला वाला 2 कैसे बना? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 6 कैसे बना? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना? इसके बाद 12 कैसे बना? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सो ऑन। ये 20 कैसे बना? 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह ये y कैसे बनेगा? n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। ठीक है? अब आते हैं पार्ट सी पर। मिडिल नंबर इन रो 56 होगा ना? अच्छा, पार्ट 6 में क्या बोला है? राइट डाउन द मिडिल नंबर इन द रो 101। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, इसके लिए जरा एक चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि अब जरा ये देखो, क्या कहते हैं, ये जो देखो मुझे शायद कुछ वापस कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, रो 101 की बात हो रही है। ठीक है ना? रूल ये है कि अगर मैं यूं देखूं, क्या कहते हैं, पहली रो जो है, ये जो रो 2 है, रो 2 में आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। रो 4 में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी कि रो 6 में क्या होगा? 5। रो 6 में 6 होगा। यानी कि आप ये देख लो जरा गौर से कि जो भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर, देखो 1 के अंदर जो है 2 आ रहा था, लेकिन इवन नंबर में सेम होता है। मतलब जो रो का नंबर है वही मिडिल नंबर होगा अगर इवन है। जैसे कि 2 में देखो 2 में 2 आ रहा है, ये 4 में यहाँ पर 4 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है 101 के बाद 102 जो होगा, 102 में क्या होगा? 102 में 102 ही होगा। सर ये तो पहले नंबर की, मिडिल नंबर की बात, मिडिल नंबर की बात हो, बीच का। मिडिल नंबर आखिरी रो है ना, देखो यहाँ पर जरा देखो। ठीक है ना? तो इसका मतलब आंसर हमारा 102 ही हो जाएगा। कैसे 102 होगा? कि जो 101 वाली जो रो है, 101 के बाद जो है वो इवन नंबर कौन सा आता है? 102 आता है ना। तो बस एक ज्यादा आ रहा है। अब ये देखो, जो भी इवन नंबर है, जैसे पहला जो भी ऑड नंबर है, पहला वाला जो ऑड नंबर था, इसमें आंसर क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, एक ज्यादा आ रहा था। दूसरा वाला जो 3 है, 3 भी ऑड नंबर है, ठीक है ना, लेकिन आंसर क्या है आपका? इसमें एक ज्यादा है। इसी तरह से 5 है, 5 भी एक ऑड नंबर है, लेकिन आंसर क्या है? एक ज्यादा है, 6 है। तो 101 ऑड नंबर है ना, तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? 101 से एक ज्यादा, यानी कि 102 होगा। यस दानियाल? सर आप ये रो नंबर में अगर आप देखें तो ये जो सीक्वेंस आप बता रहे हैं कि 1 का 2 होगा, तो उसी के आगे अगर हम चल के देखें तो 2 का तो 2 आ रहा है, फिर तो वो 2 का 3 नहीं होना चाहिए था। मैं तो इवन नंबर, ऑड नंबर के लिए बात कर रहा हूँ। ऑड नंबर में देखो, ऑड नंबर्स में ये वाली सीक्वेंस अप्लाई हो रही है, इवन नंबर्स में नहीं हो रही अप्लाई।
देखो रो नंबर अगर रो का नंबर अगर ऑड है, जैसे कि ये 1 है, 1 में क्या हो रहा है, 1 में एक ऐड हो रहा है। इवन नंबर में क्या हो रहा है, 2 है तो वो सेम नंबर ही है। इस तरह 3 के अंदर देखो एक ऐड हो रहा है, 4 में वापस सेम है, 5 में एक ऐड हो रहा है, 6 में वापस सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखो कि रो 101 है, उसमें क्या होगा, 102 होगा। लेकिन रो नंबर अगर 102 होगा तो उसमें आंसर 102 ही होगा। ठीक है ना? सही है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि सी का आंसर हो गया हमारा 102। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो उसको। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ वापस से। कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 6। ठीक है भाई, ये 1 4 9 16 25 है, तो अगला होगा 36। ठीक है, क्यों 40 होगा? शर्म की बात है, ये भी गलत करोगे क्या? स्क्वायरिंग हो रही है, स्क्वायरिंग। 6 9 12 15 स्क्वायर भी तो देखो, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर बोलना चाहिए अब। उधर भी मैं कहना चाहती ठीक है। इधर से भी आवाज आई थी, वो भी 40 लग गया। चलो आगे चलते हैं। ब्लैक ट्रायंगल्स। 11 ब्लैक ट्रायंगल पहले 2 बड़े, फिर 2 और 2 2 का फर्क आ रहा है, ये तो 11 है। ये कोई गलत नहीं कर सकता। अगला 15। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, ग्रे ट्रायंगल। 15। एक बड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। सही है। अच्छा भाई, अब आते हैं पार्ट बी पर। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। मतलब इसकी एक्सप्रेशन क्या होगा, Tn is equals to n स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल ट्रायंगल्स में n स्क्वायर बन रहा है। पार्ट 2, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स। ब्लैक ट्रायंगल्स में तो Tn is equals to n a plus d n plus 2. bracket n minus 1, where a is the first term and d is the common difference, यानी कि 2n minus 1। Tn is equals to 2n minus 1। सर टर्न n is equals to n square कैसे आया? n स्क्वायर इसलिए आया, देखो स्क्वायरिंग हो रही है ना। देखो पहले वाले में 1 का स्क्वायर आ रहा है, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर। तो इस तरह के केस में हमेशा क्या होता है, n स्क्वायर होता है, क्योंकि जो टर्म है, जो नंबर ऑफ टर्म है ना, उसी का स्क्वायर हो रहा है। सही है, ठीक है। ये आवाज किसकी थी? हमजा की आवाज थी? किसकी थी आवाज? किससे बात हुई थी मेरी? हंजला। ओके हंजला, ये तो हम बहुत दफा कर चुके हैं बेटा, ये n स्क्वायर वाला। तो चलो कोई बात नहीं, पिछली क्लास 2-3 क्लासेस में बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन हो चुके होंगे n स्क्वायर वाले। आप नहीं थे ना। खैर चलो आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, फ्लावर बेड 1, फ्लावर बेड 2, फ्लावर बेड 3 एंड फ्लावर बेड 4। ग्राफ हमको सॉल्व कर। अब टेबल भरो जल्दी से, आगे का भी सोचना, सिर्फ टेबल नहीं भरना है। बोले टेबल भरने का, बोले खुद एक्सप्रेशन। चलो 26 हो गया। एक्सप्रेशन सोचो थोड़ा सा। चलो अब करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द कॉलम्स फॉर फ्लावर बेड्स 4 and 5।
ठीक है, क्या करेंगे अब? पहले तो 10 14 18 चार बढ़ रहे हैं ना, तो 22 26 नंबर ऑफ प्राइम रोजेस, इसमें 4 बढ़ गए, फिर 6 बढ़ गए, तो फिर 8 बढ़ेंगे, 20 और 30 फिर 10 बढ़ेंगे। 20 30 टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब दोनों प्लस हो रहे हैं, 10 + 2 12, 14 + 16 20, 18 + 12 30, तो 22 + 20 42 अरे ये वैसे हो सकता है 26 और मैं तो 30। डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, कॉमन सेंस की बात, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब दोनों प्लस करेंगे ना मैं पूरा। तो यूं आ रहा था, यूं भी यूं भी चल सकते हो, सीक्वेंस भी देख सकते हो, ये आसान है, ये ज्यादा आसान सही है। अच्छा, फिर फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ पेंसीज इन फ्लावर बेड n, मतलब अब n की बात इसके लिए बनाना है आपको, पेंसीज के लिए टर्म n बनानी है आपको पेंसीज के लिए। क्या होगा पेंसीज में, क्या हो रहा है खुद सोचो, वो a + d n - 1 हो रहा है, a + d ब्रैकेट n a plus d bracket n minus 1. a जो है वो 10 हो जाएगा और डिफरेंस 4 का है, सिक्स प्लस 4n। ये किसके लिए बना लिया हमने? पेंसीज के लिए बना लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे प्राइम रोजेस के लिए, फॉर प्राइम रोजेस। प्राइम रोजेस के लिए हम क्या करेंगे? प्राइम रोजेस के लिए जो है अब यूं देखो कि पहला वाला जो है ये 2 है, ये कैसे निकला? 1 × 2। दूसरा वाला 6 कैसे निकला? 2 × 3। फिर 12 कैसे निकला? 3 × 4। 20 कैसे निकला? 4 × 5। यानी कि टर्म n के लिए क्या करेंगे? n × n + 1। टर्म n के लिए क्या करेंगे? n × मतलब जो नंबर है, जैसे 2 के लिए 2 आया ना, कैसे आया? 1 × 2, एक अगले नंबर से प्लस कर मल्टीप्लाई करना, n × n + 1। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जो पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था बिल्कुल। फिर hence show that the total number of plants in flower bed n can be expressed in the form। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल के लिए हम पेंसीज और प्राइम रोजेस को ऐड कर देंगे। सिक्स + 4n और n × n + 1। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इन्होंने इस फॉर्म में बोला है तो इसको क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, +3n + 2n, n कॉमन ले लेंगे तो n + 3 आ जाएगा, +2 कॉमन ले लेंगे n + 3 आ जाएगा, और n + 2 × n + 3। ठीक है, पार्ट ए कौन से क्वेश्चन का पूछा है आयशा आपने? फिर पार्ट डी पे आ जाते हैं। पार्ट डी के अंदर इस क्वेश्चन का पार्ट ए मतलब ये, इसकी बात कर, नंबर ऑफ पेंसिल्स की बात कर रही है बेटा। पार्ट बी का 1 ना, यानी कि देखो नंबर ऑफ पेंसिल्स के लिए हमने क्या करना है, हमने जो है क्या कहते हैं, ये देखा है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स ना, नंबर ऑफ पेंसिल्स के लिए देखो, अब आप ये 1 × 2 कर रहे हैं तो ये 2 बन रहा है, फिर 2 × 3 कर रहे हैं, देन 3 × 4 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो मतलब ये कि n मल्टी, देखो ये n है, ठीक है ना, ये 1 जो है ये n है, तो n × n + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने किया है, टर्म n = n × n + 1। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट, पार्ट डी में कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, टोटल प्लांट्स का। अब फ्लावर बेड 10 बोला है, मतलब n की जगह 10 डाल देंगे। टोटल का फॉर्मूला जो है वो क्या है, ये n + 2 × n + 3, 10 + 2 ×
10 plus 3, 12 into 13. ये आंसर हो जाएगा 157। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10 की बात हो रही है ना। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10, तो 10वां जो फ्लावर बेड है मतलब n की जगह 10 पुट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट का ये फॉर्मूला तो हमारे बनाया हुआ है, बना दिया हमने पहले ही। 10 इसलिए लगाया कि यहाँ पर फ्लावर बेड 10 बोला हुआ है ना, जो n होता है ना वो फ्लावर, वो नंबर ऑफ टर्म होता है ना। यस अंश, लास्ट पार्ट का मतलब पार्ट सी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो? डी। ओके, पार्ट डी तो बहुत सिंपल है। पार्ट डी में क्या सर बुक में जगह तो जगह कम है इसके इस क्वेश्चन में। अच्छा देखो है ना, फ्लावर बेड 10 की बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का फॉर्मूला बना चुके हैं n+2 ब्रैकेट इनटू n+3। तो अब फ्लावर बेड 10 बोला है, इसका मतलब है n की जगह 10 पुट करना है। बस n की जगह मैंने 10 डाला तो आंसर आ गया 157। ठीक है, और पार्ट बी के अंदर सिंपली जो है हमने वो निकाले थे ना, एक्सप्रेशंस निकाले थे। सर मेरी बुक में पार्ट ई। ठीक है, देयर आर 306 प्लांट्स इन फ्लावर बेड के। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है यहाँ पर ऊपर, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की जो है वो इक्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की इक्वेशन है n+2 इंटू n+3, ये इक्वेशन है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ इन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने बताए हमें, 306 बता दिए। 306 इज इक्वल्स टू, अच्छा और n की जगह भी k पुट करेंगे, k+2 k+3। अब ये आंसर ये बन जानी चाहिए इक्वेशन। अब सॉल्व करके एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² + 3k + 2k + 6। अब ये 306 उस तरफ आ जाएगा, k² + 5k + 6 - 306। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, बोला हुआ शो दैट देयर आर 306 प्लांट्स इन फ्लावर बेड के। अब फ्लावर बेड के लिए देयर आर 306 प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू n+2 × n+3। सही है ना। जब फ्लावर बेड के है, देखो फ्लावर बेड यहाँ पे जब 10 था तो n की जगह मैंने 10 डाला था। अब फ्लावर बेड के बोला है तो n की जगह पे क्या डालूंगा, k डालूंगा। ठीक है, जो फ्लावर बेड का नंबर होता है ना वो n की जगह पे डल जाता है। फ्लावर बेड का मतलब वो टर्म बता रहे हैं आपको, n की जगह आपने k डाल दिया और इक्वल्स टू की जगह 306 लिख दिया। इसको जब एक्सपैंड किया तो इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। बस अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सिंपली, इसको हम और n की वैल्यू बता देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, या फिर अगर मिनट टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो मिनट टर्म ब्रेकिंग कर देंगे। क्या इसमें मिनट टर्म ब्रेकिंग हो रही है? सर 25-20 मिनट में ब्रेक हो जाएगी, 25-20 हो सकती है। मिनट टर्म ब्रेक किस तरह से होगी, इसमें जो है डिफरेंस हमें 5 का चाहिए ना, 3 से 5 आएगा ना, वो चाहिए 300 तो चाहिए ना मल्टीप्लाई हो 150 पे आया नहीं, 150 नहीं, 20 और 15, 20 और 15 से हो जाएगा ये, k² + 20k - 15k। ये क्यों 20 × 15 300 होता है ना। ठीक है ना, k कॉमन लेंगे, k + 20 आ जाएगा, -15 k + 20, तो k - 15 इंटू k + 20, k = 15 हो गया और k = -20 हो गया।
तो ऑब्वियसली इसमें से हम ये -20 वाले को इग्नोर कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस में कभी भी k की वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं आ सकती। नंबर ऑफ टर्म मतलब कौन सा फ्लावर बेड है वो माइनस में नहीं हो सकता कभी, तो k की वैल्यू 15 ही कंसिडर होगी। ठीक है, 2 आंसर आ गए, लेकिन हम 15 कंसिडर करेंगे। अच्छा, पार्ट 3 में पहले तो ये सॉल्व तो हो गया, पार्ट 2 हो गया ये कंप्लीट हमारा। ठीक है, ये पार्ट 1 था पहले इक्वेशन बनाने वाला, और फिर ये पार्ट 2। हेंस फाइंड द नंबर ऑफ पेंसीज इन फ्लावर बेड k। अब पेंसीज निकालने हैं, मतलब k जो है वो n की वैल्यू है, नहीं है, n k की वैल्यू 15 है, अब नंबर ऑफ पेंसीज निकालने हैं। पेंसीज का जो क्या तरीका था वो निकालने का, सर नंबर ऑफ पेंसीज का, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका। नंबर ऑफ पेंसीज के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था ऊपर, n × n+1, ये नंबर ऑफ पेंसीज का, नंबर ऑफ पेंसीज इक्वल्स टू n × n+1। अब n की जगह क्या डाल देंगे हम, ये -15, 240 आंसर आ जाएगा। यस, अभी आप कुछ पूछ रहे थे जी, किसके वास्ते? सर डी में 156 आंसर है। इसमें अच्छा, पार्ट डी 12 में। मल्टीप्लाई बाय 13 इज 156। ओके, ठीक है, सही है। इसमें देखो k की वैल्यू पहले 15 आई इक्वेशन को सॉल्व करके। अब नंबर ऑफ पेंसीज पूछे थे तो ऊपर से नंबर ऑफ पेंसीज का फॉर्मूला मैंने उठाया, ये देखो जो निकाला था, इसमें n की जगह 15 डाल दिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इसको इतना ही सर? रखेंगे जी। सर ये पेनिसीज वाला एक और बार समझा दें। कौन सा वाला, लास्ट पार्ट? रिकॉर्डिंग जी। देख ले। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसीज। अब नंबर ऑफ पेंसीज के लिए जो है, देखो पेंसीज का फॉर्मूला बना हुआ है ना नंबर ऑफ पेंसीज का, तो उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह जो है 15 डाल देंगे, ये जो हमने निकाली है k की वैल्यू। ठीक है, ओके। यस सबाहत, आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, सिर्फ यही पूछना था। सर ये k इक्वल्स टू -15 होगा ना e के पार्ट 2 में? नहीं, -15 थोड़ी होगा, -20 -20 आ रहा है प्लस 15 आ रहा है ना। देखो ये क्या होगा, देखो k - 15 इज इक्वल्स टू 0 और k + 20 0, तो k इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा k इज इक्वल्स टू -20। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज।